हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हम सबसे पहले आपका बायोलॉजी की सीरीज़ पूरी कराएंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे मतलब हमारे फादर, हमारे मदर्स, उनसे हमें मिलते हैं, यानी कि हमारी प्रीवियस जनरेशन से हमें जो कैरेक्टर मिलते हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके मान लीजिए कि फादर के जो आइज़ का कलर है वो ब्राउन है और मदर की जो आइज़ का कलर है वो ब्लू है, लेकिन आपकी आइज़ का कलर है ब्राउन। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो जीन आए हैं आइज़ के, वो आपके फादर से आए हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपके फादर के बाल कर्ली हैं और आपकी मदर के बाल स्ट्रेट हैं, लेकिन आपके बाल स्ट्रेट हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो जीन आए हैं वो आपके मदर से आए हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हेरिडिटी वो होती है जो कैरेक्टर, जो ट्रेड्स हमें हमारी प्रीवियस जनरेशन से मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बैक्टीरिया के ऊपर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर भी म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन होने की वजह से इसके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, अब मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया। अब वो म्यूटेशन का कुछ भी रीज़न हो सकता है, यूवी रेडिएशंस हो सकते हैं या फिर कोई केमिकल हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। और उस म्यूटेशन की वजह से इसका एक जीन में अल्टरेशन आ गया। मान लीजिए ये इसके जीन में जो है अल्टरेशन आ गया। तो जीन में अल्टरेशन होने के बाद जो इसकी प्रोजेनीज बनेंगी, क्योंकि ये तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये तो बाइनरी डिवीजन करेगा। तो बाइनरी डिवीजन करके इसके 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो 2 डॉटर सेल में से मान लीजिए कि जो एक डॉटर सेल है उसके अंदर वो सेम जीन ट्रांसफर हो गई और दूसरे डॉटर सेल के अंदर वो जीन ट्रांसफर नहीं हुई। तो मान लीजिए इसके अंदर ये सेम जीन ट्रांसफर हो गई और दूसरे डॉटर सेल के अंदर वो जीन ट्रांसफर नहीं हुई। तो अब आप ये देखेंगे कि जो इसकी भी प्रोजेनी बनेगी, अब होता क्या है कि ये तो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल होता है, और ये दोनों डॉटर सेल होते हैं। तो पेरेंट सेल खत्म होकर अब 2 डॉटर सेल बन गए। अब इन 2 डॉटर सेल से और 2 नई प्रोजेनी बनेगी। जैसे इससे एक प्रोजेनी बने, इससे 2 प्रोजेनी बनेगी और इससे 2 प्रोजेनी बनेगी। तो इसकी जो अब नई प्रोजेनी बनेगी उसमें वो अल्टर जीन आएगा, लेकिन इसकी प्रोजेनीज में यानी इसके डॉटर सेल में वो अल्टर जीन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अल्टर जीन आएगा और इसके अंदर नहीं आएगा। अब क्या इस जीन के अल्टरेशन का कोई फायदा है? हाँ, कुछ फायदा हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो फायदा ये है कि मान लीजिए ये म्यूटेशन इस वजह से हुआ हो कि हीट वेव को सरवाइव करने के लिए ये म्यूटेशन हुआ हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो वो हीट वेव को सरवाइव करके 42 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकता है। तो ये मान लीजिए उसकी वजह से कुछ म्यूटेशन हुआ हो, जैसे कि हीट वेव को सरवाइव करे। तो 42 डिग्री पे ये बैक्टीरिया तो अब जीवित नहीं बचेगा, ये सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन ये बैक्टीरिया और इसकी प्रोजेनीज आगे जो बढ़ी हैं और इनकी जो आगे प्रोजेनीज होंगी वो सरवाइव करेगा। तो इस तरीके से ये म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, ये एक तरीके का इवोल्यूशन हो गया कि जो जनरेशन सरवाइव नहीं कर पाई उस हीट वेव को, वो जनरेशन खत्म होती गई, और जो जनरेशन सरवाइव करती गई हीट वेव को, वो जनरेशन आगे बढ़ती गई। तो ये हेरिडिटी की वजह से ही ये इवोल्यूशन होता है, मतलब आगे जाके यही लीड करता है इवोल्यूशन में। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी के दादाजी को बाल्डनेस है या डायबिटीज़ है और उनके पिताजी को भी डायबिटीज़ है, तो बहुत से चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो, क्योंकि ये जो अल्टरनेशन होता है ये होता है डीएनए के अंदर।
ये जो अल्टरेशन होता है वो होता है डीएनए के अंदर। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं सेल्स में, सेल्स में, न्यूक्लियस में। अब जैसे ये एक ह्यूमन सेल है, मिलियंस ऑफ ह्यूमन सेल्स होते हैं और हर एक सेल में अपना अपना एक डीएनए होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी का एक ही डीएनए होता है, हर सेल का अपना डीएनए होता है। आप कोई भी सेल निकाल के देखें, इवन बालों का सेल निकाल के देखें, इवन आप कोई स्किन का या स्किन का एक छोटा सा बाल ही निकाल के देख लें, उसमें भी आपको वही डीएनए मिलेगा जो आपकी पूरी बॉडी में होगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं होते उसमें। तो डीएनए होता कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। अब क्रोमोसोम कब बनता है? वो क्रोमोसोम वो फॉर्म होता है जब सेल डिवाइड होता है, यानी कि जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्योंकि डीएनए क्या है, पूरा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे धागा हो, तो उसको अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो वो कहीं जाके एंटेंगल हो जाएगा। मान लीजिए 2 धागे आपस में ऐसे हैं और उसको अगर हम ऐसे खोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके तो एंटेंगल होगा, उसको खोलेंगे तो, इसलिए वो सबसे पहले अपना एक कंप्रेस फॉर्म लेता है। वो कंप्रेस फॉर्म ही उसका क्रोमोसोम होता है और उसके बाद वो डिवाइड करता है। तो ये तो अलग बात है। तो क्या होता है कि इसी का जो फंक्शनल डीएनए का जो हमारा फंक्शनल पार्ट होता है उसी को हम जीन कहते हैं। डीएनए के अंदर ही वो हमारा फंक्शनल पार्ट वो जीन कहलाता है और वही जीन के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं जो कि कोड होते हैं हमारे पेरेंट्स के, यानी कि जो भी कैरेक्टर हमारे फादर के होंगे वो उनके पूरे डीएनए में होंगे, जो मदर के होंगे वो उनके पूरे डीएनए में होंगे। तो जब फ्यूजन होता है फादर और मदर के सेल का, यानी कि मदर से एग और फादर से स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो उसके बाद जो नया जायगोट बनता है उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम जाते हैं। 23 उसको फादर से मिलते हैं और 23 उसको मदर से मिलते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे आइज का कैरेक्टर है तो आइज का कैरेक्टर दोनों के ही उस बच्चे के अंदर जाते हैं, जैसे कि फादर से भी आइज का कैरेक्टर जाएगा, मदर से भी जाएगा, लेकिन उस बच्चे के अंदर क्या आता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था पहले कि जैसे फादर का कलर ब्राउन है और मदर का कलर ब्लू है आइज का, तो अगर मान लीजिए कि बच्चे का कलर ब्राउन आता है तो उसके अंदर दोनों के ही जीन गए हैं, लेकिन जिसका जीन डोमिनेटिंग होता है उसी का जीन आगे शो होता है। अभी इसको ही हम एक्सप्लेन करेंगे मेंडल के लॉ के द्वारा। तो ये तो इनहेरिटेड ट्रेट हो गया, यानी कि जो हमें हमारी प्रीवियस जनरेशन से मिलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो हमारे खुद के ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई स्लिम है, किसी के माँ बाप स्लिम है, माता पिता स्लिम है, लेकिन वो हेल्दी है बच्चा, या मान लीजिए कि कोई का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो उसका कोई ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है, तो वो जो चीज़ होती है वो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो वो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जैसे किसी को कैंसर होता है तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती, किसी को कोई भी बीमारी उसकी खुद की लाइफस्टाइल की वजह से होती है तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन जो भी अल्टरनेशन आपके डीएनए में आएगा, जीन में आएगा, वो आगे ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि एट द एंड ये डीएनए ही है, ये जीन ही है जो कि फ्यूज़ होके एक नया प्रोजेनी बनाते हैं। तो अब हम वही पढ़ेंगे मेंडल का लॉ। मेंडल्स लॉ। तो मेंडल का पहला लॉ था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ग्रीगर मेंडल, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में खोज करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फर्स्ट यही थे जिन्होंने जेनेटिक्स की खोज करी, इसलिए हम ग्रीगर मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब ये ग्रीगर मेंडल कौन थे? ये मैथमेटिशियन भी थे और इनको साइंस में भी इंटरेस्ट था, पर ये किसी कारणवश अपने कॉलेज से अपनी यूनिवर्सिटी से पूरी अपनी पढ़ाई कर नहीं पाए, तो ये एक मोनेस्ट्री में काम करते थे। तो वहाँ पे एक छोटा सा बैकयार्ड गार्डन था, तो वहाँ पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करना चालू किए। तो एक्सपेरिमेंट के लिए जो ये इन्होंने चूज़ किया जिस प्लांट को, उस प्लांट को हम कहते हैं पी प्लांट।
पी प्लांट यानी कि मटर का प्लांट। तो पी प्लांट को इन्होंने सबसे पहले सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसी से ही बस उसको ही सिलेक्ट करा और उसी से ही इनको आगे अपना सारा इनको अपने कंक्लूजन्स मिल गए। अब वही हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पी प्लांट, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पी प्लांट ही क्यों यूज किया। तो पी प्लांट पैसन सेटिवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो पी प्लांट को ही क्यों सबसे पहले सिलेक्ट किया, तो पी प्लांट को सिलेक्ट करने का कारण ये था कि एक तो इसकी लाइफ स्पैन, जो इसकी लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। जैसे कि अगर वो बीज लेके आए और उन्होंने उसको बोया तो वो कुछ महीनों में पौधा बन जाएगा, पौधा बन के उसमें फूल निकल आएगा, उस फूल को ये वापस से यूज करेंगे, उसमें पॉलिनेशन कराएंगे, फिर उसका नया बीज बनेगा, फिर उसके बीज बो के फिर से उसको पौधा बनाएंगे। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है। अब ये स्टडी करने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करने के लिए कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढना होता है जिसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो और जिसको मतलब जिसमें फ्यूजन कराना या जिसमें फर्टिलाइजेशन कराना इजी हो। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो है पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। तो सबसे पहला रीजन है कि इसकी लाइफ स्पैन छोटी होती है। मान लीजिए कि यही अगर किसी ह्यूमंस के ऊपर करते हैं तो ह्यूमंस की एक एवरेज लाइफ स्पैन मान लीजिए कोई 50 साल का है, वो कहीं 25 साल में जाके उसको कोई नया बेबी होता है, फिर उसकी 25 साल तक वेट करता, तो इतनी एज तो मेंडल अपनी लिखा के लेके नहीं आए थे। तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया था। दूसरा कारण ये है कि पी प्लांट के अंदर जो है 7 कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर हम उसको बोलेंगे कि पी प्लांट के अंदर जो है वो 7 ट्रेट्स होते हैं। अब 7 कैरेक्टर्स में क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो था हाइट का, जिससे उन्होंने पहला लॉ अपना खोजा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हाइट का। तो कुछ पी प्लांट जो थे वो टॉल थे, कुछ ड्वार्फ, फिर दूसरा फ्लावर, कुछ पी प्लांट के फ्लावर पर्पल कलर के थे तो कुछ के वाइट। तीसरा फ्लावर की पोजीशन, कुछ पी प्लांट के फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी और किसी की टर्मिनल। फिर आया सीड, सीड भी 2 तरीके के मिल गए, एक तो मिल गया स्ट्रेट या बोलो राउंड, बिल्कुल गोल, और एक सीड मिल गया रिंकल। अगर आपने कभी पी प्लांट को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो उसमें 2 पीस को देखा हो, मटर को, तो उसमें 2 तरीके के सीड होते हैं, एक तो होता है राउंड और एक होते हैं रिंकल, थोड़े से ऐसे सिकुड़े से होंगे। फिर सीड का कलर, सीड के कलर भी 2 तरीके के, येलो एंड ग्रीन। फिर पॉड का शेप, अब पॉड क्या होता है, पॉड का शेप होता है जो मटर आप बाहर से देखते हो, तो एक तो होती है ऐसे प्लेन और एक ऐसी होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड, 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर मटर के दाने होते हैं, इसके अंदर भी, इसके अंदर अधिकतर रिंकल मटर के दाने आते हैं और इसके अंदर जो है बिल्कुल राउंड आते हैं, और ये अधिकतर ग्रीन कलर का होता है और ये ही येलो कलर का होता है। फिर पॉड का कलर, तो ये हो गया ग्रीन और येलो। ठीक है, तो इस तरीके से उनको 7 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स उनको मिले। तो अब हम पढ़ेंगे मेंडल का पहला लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब इसके लिए थोड़ी सी पहले थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप में कुछ बताऊंगी। तो मेंडल कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मेंडल ने भी एक्सपेरिमेंट किया, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में हिट एंड ट्रायल रहता है कि मतलब हम पहले कुछ करते हैं, फिर उससे हमें कुछ पता चलता है, फिर हम कुछ करते हैं, उससे हमें कुछ पता चलता है, तो हम डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं आते हैं। तो हिट एंड ट्रायल करते जाते हैं, तब जाके जब हमें कुछ मिलता है, कुछ हमें प्रूफ मिलता है, उसके बाद हम कंक्लूजन में आते हैं। अब मेंडल की सक्सेस का कारण क्या था अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, कि क्योंकि उसने साइंस के साथ इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स भी यूज करी थी।
तो मैथमेटिक्स यूज करने की वजह से वो ये बहुत आसानी से बता सका कि किस तरीके से ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो अब सबसे पहले जब मेंटल सीड्स लेके आया था, पीज के सीड लेके आया, जो मटर के दाने लेके आया था, तो उसमें वो दोनों तरीके के मटर के दाने लाया था, टॉल और ड्वार्फ, यानी कि बड़ी हाइट वाले भी और छोटी हाइट वाले भी। तो बड़ी हाइट वाले अब जब उसने इनको ग्रो करा, ठीक है, तो ग्रो करने के बाद जो इसकी पहली जनरेशन जो यानी कि पेरेंट जनरेशन आई, इसको हम पेरेंट जनरेशन नाम देंगे क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है। तो पहला तो इसको क्या मिला, ये तो सारे टॉल मिल गए क्योंकि टॉल के सीड लगाए थे उसने, और जो उसने शॉर्ट के सीड लगाए थे या ड्वार्फ के, तो उसमें उसको ड्वार्फ प्लांट मिल गए। अब क्या किया उसने, अब उसने किया हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसका जो फ्लावर है, मान लीजिए इसका जो फ्लावर है, अब फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होते पी प्लांट के अंदर, ठीक है। तो क्या किया उसने कि जैसे इसका जो फ्लावर है और इसका जो फ्लावर है, उन दोनों के बीच में हैंड पॉलिनेशन कराया। यानी कि मान लीजिए इसका एंथर निकाला होगा, इसके स्टिग्मा के ऊपर उसको स्प्रिंकल कर दिया, और हैंड पॉलिनेशन कराने के बाद इसको कर दिया पैक, जिससे कि और कोई दूसरे पॉलन ग्रेन बाय विंड बाय इंसेक्ट आके इस पे गिरे ना। तो उसका ये एक्सपेरिमेंट था। फिर उसने क्या किया, अब जब फ्यूजन होता है, मतलब कि जब मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, उसके बाद ही जाके फ्रूट बनता है। और फ्रूट में क्या बनेगा, पी बनेगा। तो ये आगे जाके कन्वर्ट किस में हो गया, मटर में हो गया। तो जब ये आगे जाके कन्वर्ट हो गया मटर में, तो इसने फिर से इसके मटर के दाने निकाले, ठीक है। उस मटर के दानों को निकाल के उसने फिर से उसको जमीन में बोया, ठीक है। लेकिन अब जो इसने जमीन में बोया, तो इसने क्या देखा कि जितने भी इसको प्लांट मिले हैं वो सारे क्या मिले हैं, टॉल। तो उसका मानना ये था कि अगर मैंने एक टॉल और एक ड्वार्फ के बीच में फ्यूजन कराया है तो मुझे मीडियम हाइट के मिलते, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। उसको जो पहली जनरेशन मिली, यानी कि F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन, जो उसको पहली जनरेशन मिली, उसमें सारे के सारे टॉल थे, ऑल टॉल। अब वो सोचने लग गया कि ये सारे के सारे टॉल कैसे हो गए, यानी जो मैंने ड्वार्फ वाले, जो मैंने इसमें से एंथर निकाले थे, इसके भी फ्लावर के मैंने गैमिट यूज किए हैं, वो गैमिट कहाँ गए। तो उसने एक थोड़ा सा ट्रिक लगाया कि हो सकता है कि इसके जीन भी हैं और इसके जीन भी, दोनों के जीन इसमें प्रेजेंट हो। तो उसने दो पॉसिबिलिटी निकाली। उसने क्या किया कि जो ड्वार्फ यानी कि जिसके जीन दब गए, जो जिसके जीन शो नहीं हुए, जैसे इसके जीन शो नहीं हुए, उसको उसने स्मॉल टी से डिनोट किया, और जिसके जीन शो हो रहे हैं यानी कि ऑल टॉल निकल रहे हैं, उसको उसने कैपिटल टी से डिनोट किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि रिसेसिव को दिखाने के लिए, यानी कि जो दबा हुआ है उसको दिखाने के लिए उसने स्मॉल लेटर से डिनोट किया, और जो डोमिनेटिंग है यानी कि जिसका शो हो रहा है कैरेक्टर, उसको दिखाने के लिए उसने कैपिटल लेटर को यूज किया। अब उसने इस पे दो पॉसिबिलिटी निकाली। तो उसने कहा कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसके अंदर दोनों कैपिटल टी चले गए हैं इसलिए ये सारे के सारे टॉल हैं, या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी गया है, लेकिन स्मॉल टी अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाया है और कैपिटल टी ने अपना कैरेक्टर शो कर दिया है। तो उसने ये दो पॉसिबिलिटी निकाली। अभी ये पॉसिबिलिटी निकाली उसने, अभी ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। फिर उसने क्या किया कि जितने भी टॉल प्लांट थे उसमें से उसने दो कोई प्लांट उठाए, और दो प्लांट उठा के सेम इसका भी फ्लावर आया, इसका भी फ्लावर आया, और उन दोनों के बीच में उसने हैंड पॉलिनेशन करा के क्रॉस कराया। यानी इसके एंथर उठा के इसके स्टिग्मा में डाल दिए होंगे, या इसके एंथर उठा के इसके स्टिग्मा में डाल, जो भी किया हुआ। उसके बाद कर दिया उसको पैक। उसके बाद फिर से फ्रूट बना, फिर से फ्रूट बन के फिर से मटर के दाने आए। तो उसने अब इन मटर के दानों को इकट्ठा किया और उसको फिर से जमीन पे बोया। इस जनरेशन को उसने कहा F2 जनरेशन। इसको कहा उसने कि ये F2 जनरेशन है।
तो अब ये जो जनरेशन आई, इसमें उसने देखा कि काफी सारे जो पौधे थे वो टॉल थे, लेकिन कुछ पौधे डॉर्फ भी थे। तो जब इसने उसका रेशो निकाला या उसका परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज निकाल के उसको क्या मिला कि 75% तो टॉल है अभी भी, लेकिन 25% उसे ड्वार्फ भी मिले। यानी कि जो कैरेक्टर यहाँ पे छिप गया था F1 जनरेशन में, वो कैरेक्टर उसको यहाँ पे वापस से मिल गया। तो अब इससे उसने एक कंक्लूजन निकाला जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब मैं उस हिसाब से बताऊंगी। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि पेरेंट जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ लेके आया था वो, तो इसको उसने कैपिटल टी, और क्योंकि ड्वार्फ में दोनों ही जीन छोटे होंगे, क्योंकि ड्वार्फ को तो हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस, और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो चारों पॉसिबिलिटी मिली हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिली, यानी कि इसमें एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इस वजह से जो F1 जनरेशन के प्लांट थे वो सारे के सारे क्या थे, ऑल टॉल। अब इसी में से दो और इसने लिए, ठीक है, कोई भी दो रैंडम सिलेक्शन करे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। तो आप देखिए, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 तो इसको मिल गए टॉल और एक मिला इसको स्मॉल, यानी कि 75% इसको टॉल प्लांट मिले और 25% इसको शॉर्ट यानी कि डॉर्फ प्लांट मिले। अब ये तो दोनों ही डोमिनेटिंग जीन है, तो ये तो टॉल होगा ही, और ये इसमें एक डोमिनेटिंग है, इसमें दूसरा डोमिनेटिंग है, इसलिए ये भी टॉल है। इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए एक पनित स्क्वायर आता है, उससे मैं समझाऊंगी, इस साइड में बना के यहाँ लिख देते हैं हम ऑल टॉल, ठीक है। अब ये जैसे हुआ, ये स्क्वायर बनाया हमने, तो जितने कैरेक्टर होते हैं हम वो एक एक ब्लॉक में लिख देते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो, ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये सेम आ गया यही। अब इसमें से हम और दो उठा लेते हैं, सेम स्क्वायर बनाते हैं, सेम वही हम जीन लिखते हैं हर एक ब्लॉक पे एक एक स्क्वायर पे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल टी, इन दोनों के बीच में हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों के बीच में हुआ तो स्मॉल टी, सेम वही आ गए, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे रेशो का देखेंगे हम, क्योंकि दो तरीके के रेशो होते हैं, एक होता है फिनोटिपिक रेशो और एक होता है जीनोटिपिक रेशो। तो यहाँ लिखती हूं मैं फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, जो अपीयरेंस है, जो दिखता है, और जीनोटिपिक रेशो का मतलब होता है जीन्स, जो डीएनए के अंदर होता है, ठीक है। तो अब फिनोटिपिक रेशो में अगर आप देखें तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, यानी कि 3 टॉल पॉसिबिलिटी है और एक आपको शॉर्ट मिली है। तो टॉल आपको कितने मिले हैं, 3, और शॉर्ट पॉसिबिलिटी आपको कितनी मिली है, 1। तो यानी कि इसका फिनोटिपिक रेशो हो गया 3:1। लेकिन वहीं आप जीनोटिपिक रेशो देखें तो इसमें आपको 3 तरीके के जीन दिखेंगे। एक तो दिखेगा कैपिटल टी, एक दिखेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक दिखेगा स्मॉल टी। हालांकि ये भी टॉल रहेगा, लेकिन इसका जेनेटिक, इंटरनल जेनेटिक तो अलग है ना, इसमें एक रिसेसिव है एक टॉल है, इसमें तो दोनों ही टॉल है, डोमिनेटिंग जीन। तो ये कितने हैं हमारे पास, एक है ये,
ये कितने हैं हमारे पास 2 और ये कितने हैं हमारे पास 1। अब इनका रेशियो क्या बना 1:2:1। तो ये अंतर होता है जीनोटिपिक रेशियो में और फिनोटिपिक रेशियो में। अब ये तो हुआ आपका पहला लॉ। इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है और इसके आगे का मैं चैप्टर आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं। मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद जितनी भी आपकी क्वेरीज है उसको सबको सम अप करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ आपकी क्वेरीज रहेंगी और उस क्वेरीज का मैं आपको आंसर दूंगी। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।